सो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो लाइट हमारे पास जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम क्या आपके पास पास होती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है बच्चे, तो हमारे पास लाइट ड्यू टू द डिफरेंस इन द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बेंड कर जाती है, ये बच्चे अपने पाथ से डिविएट हो जाती है। अब बच्चा बोलता है सर क्यों डिविएट होती है, इसमें बच्चे हमारे पास आता है फेरमेट प्रिंसिपल। हमारे पास एक फेरमेट प्रिंसिपल है जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट बच्चे हमारे पास ऑप्टिक्स के अंदर आता है फेरमेट्स प्रिंसिपल। फेरमेट्स प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि लाइट हमेशा सबसे छोटा पाथ लेगी, तभी तो तेज है, तभी तो तेज है, तभी तो तेज है बच्चा हमारे पास कि सबसे छोटा पार्ट लेंगे, है ना। अब यहाँ पर नाका लगा हुआ है और कोई बच्चा नाके में से निकल जाए, अरे बड़ा तेज है यार, नाके में से गाड़ी निकाल गया, बिल्कुल बड़ा तेज है, रुका ही नहीं, बड़ा छोटा रास्ता ले गया। तो लाइट हमारे पास तेज है, तो फेरमेट प्रिंसिपल कहता है कि भैया लाइट डिसाइड करती है कि मुझे कौन सा रास्ता लेना जो सबसे छोटा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बच्चे हमारे पास फेरमेट प्रिंसिपल से ज्यादा बेहतर से समझ में आता है, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि फेरमेट प्रिंसिपल आपको ये समझाता है कि लाइट ने हमेशा सबसे छोटा रास्ता लेना, किसी भी मीडियम के अंदर वो सबसे छोटा रास्ता लेती है, और इसके अंदर वो बेंड भी कर सकती है, वो बेंड अराउंड कर सकती है स्पेस के अंदर। तो हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए बच्चे, तो हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इज द बेंडिंग, सिंपल वर्ड बेंडिंग, सिंपल एक मुड़ना, बेंड हो जाना, चेंज कर जाना, हिल जाना। हमारे पास द बेंडिंग ऑफ द लाइट, द बेंडिंग ऑफ द लाइट एट द बाउंड्री, at the boundary of two homogeneous medium, of the two homogeneous or different medium, two homogeneous different mediums, two homogeneous different mediums when it travels, जब ये बच्चा हमारे पास ट्रेवल करेगी, when it travels from one medium to another, from one medium to the another, from one medium to the another, from one medium to the another medium। तो हमारे पास जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ को जाती है, फिर समझे, जब बच्चा हमारे पास लाइट क्या करती है, ये बच्चा हमारे पास एक मीडियम से आपके पास दूसरे मीडियम की तरफ को जाती है। ये देखिए, ये हमारे पास एक आपके पास बाउंड्री है और ये लाइट है हमारे पास, और ये हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ को जा रही है। तो ये बच्चे सीधे जाने के बजाय दूसरे मीडियम के अंदर बेंड कर जाती है। तो सर बेंड यहाँ पर करेगी कि आगे भी कर सकती है? आगे भी कर सकती है। वो आगे हम केसेस देखेंगे बच्चे कि कैसे कैसे इसकी बेंडिंग अफेक्ट होती है। क्या इसकी बेंडिंग यूनिक है, मतलब कि ऐसी होगी? तो आंसर है नहीं, किसी दूसरे तरीके से भी हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर दिस इज मीडियम वन, या हमारे पास मीडियम वन, ये बाउंड्री है, और दूसरी बच्चा हमारे पास मीडियम टू। कोई एग्जांपल बिल्कुल हो सकती है बच्चे, जैसे ये बच्चा हमारे पास ऑयल और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर वाटर, ऐसा कोई आपके पास क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आएगा कि मीडियम मतलब क्या, और मीडियम में ऐसा क्या जैसे हम इस मीडियम को दूसरे से अलग मान रहे हैं। लॉजिकल, स्वाभाविक तौर पे हम इस बात को मानते हैं, नेचुरल है आपका क्वेश्चन उठाना कि सर ये बात बताओ कि ये जो मीडियम वन है ये मीडियम टू से क्यों डिफरेंट है, और मीडियम टू और मीडियम वन के बीच में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करती है। जी राघव बोलो बच्चे। सर कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों मीडियम सेम हो पर कुछ प्रॉपर्टी में फर्क हो, उससे वो तब भी डिफेक्ट करे? ऐसा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कई आगे और लॉस जो है वो डिमोलिश हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम मैं तेरी बातों में आ जाऊं और मैं बोलूं नहीं राघव जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, तो मैं वहां पर बच्चे यहाँ पर फंस जाऊंगा। और फंस किस लिए जाऊंगा बच्चे हमारे पास, क्योंकि आगे चल के हमको पता लगे कि बिल्कुल ये लॉजिकल है कि आपके पास जब मीडियम चेंज होगा तो लाइट अपने ओरिजिनल रास्ते से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। क्लियर? तो हमारे पास जिस मीडियम से लाइट आ रही है वो इंसिडेंट रे बन जाती है। ठीक रक्षित?
और रक्षित हमारे पास दूसरे मीडियम में जहां पर लाइट जा रही है तो ये कौन सी लाइट बन जाती है, तो हमारे पास ये बन जाती है रिफ्रैक्टेड रे। मेरी बात को समझ पा रहे हो, यानी कि इंसिडेंट रे और दूसरी रिफ्रैक्टेड रे। फिर समझो, इंसिडेंट रे और दूसरी बच्चा हमारे पास क्या आ गई, रिफ्रैक्टेड रे। तो अब हम सबसे पहले मीडियम को समझते हैं, ऑप्टिकली एक मीडियम कैसे बन सकता है। तो ध्यान से समझते हैं, हमारे पास ऑप्टिकली 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 लाइट के हिसाब से देयर आर टू काइंड्स ऑफ मीडियम। देयर आर, हमारे पास यहाँ पर टू काइंड्स ऑफ मीडियम, हमारे पास यहाँ पर दो काइंड्स के मीडियम। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द मीडियम, वन इज रेरर, वन इज रेरर, और बच्चे दूसरा हमारे पास डेंसर। एक जिसको हम रेरर बोलेंगे और एक जिसको हम डेंसर बोलेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि हवा रेरर है और पानी डेंसर है, लेकिन अगर मैं ऑयल और वाटर को ले लूं तो मैं बोलूंगा ऑयल रेरर है और वाटर डेंसर। तो हमारे पास इसको रेरर और डेंसर, एक तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है। और इंटरेस्टिंग बात, एक और बात बताता हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको सुन के, कि जो चीज हमारे पास, जो चीज, फिर समझो, जो चीज हमारे लिए ऑप्टिकली रेरर है वो अकॉस्टिकली, साउंड के हिसाब से डेंसर है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, वो हमारे पास साउंड के हिसाब से क्या बच्चे आपके पास डेंसर है, वो साउंड के हिसाब से हमारे पास डेंसर है। इस बात को ध्यान से समझना। जैसे पानी, पानी में अगर देखा जाए तो लाइट डेंसर मीडियम होने की वजह से स्लो चलती है, और हमारे पास पानी के अंदर जो साउंड है वो तेज चलती है। मेरी बात को ध्यान से समझना, हवा में साउंड धीरे चलती है और लाइट बच्चे तेज चलती है। ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इसको दिमाग में रखना। तो हमारे पास ऑप्टिकली देयर आर टू मीडियम, रेरर और डेंसर। ऑब्वियसली हम लाइट के लिए रेरर मीडियम का मतलब जहां पर इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, जहां पर बच्चा हमारे पास द स्पीड इज मोर, द स्पीड ऑफ द लाइट इज मोर, द स्पीड ऑफ द लाइट इज मोर, ज्यादा बच्चे आपके पास। और डेंसर बच्चे हमारे पास कौन से, वेयर द स्पीड ऑफ द लाइट इज लेस, द स्पीड ऑफ द लाइट इज लेस, द स्पीड ऑफ द लाइट इज लेस। यहाँ पर लाइट की स्पीड स्लाइटली आपके पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलो ये बात भी हमें समझ में आती है, लेकिन पॉइंट है कि रेयरर और डेंसर मीडियम, चलो मुझे पता लग जाएगा कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है ज्यादा, लेकिन फिर भी मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट आके रुकता है कि भैया ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं न्यूमेरिकली कैसे बता पाऊंगा, मैं कॉन्सेप्चुअली किसी को कैसे समझा पाऊंगा कि देख भाई इस वजह से यहाँ पर लाइट जो है वो आपके पास स्लो चलेगी और इस प्रॉपर्टी की वजह से लाइट बच्चे फास्ट चलेगी। और हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है बच्चे, द कॉन्सेप्ट और द प्रॉपर्टी ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द कॉन्सेप्ट और द प्रॉपर्टी ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कई किताबों में म्यू या कई किताबों में एन, दोनों से बच्चे सिंबल दिए जाते हैं। तो म्यू भी है, एन भी है, दोनों सिंबल्स हैं बच्चे, और मतलब कि मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। मैं पहले से आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का क्या, तो हमारे को बच्चे ये बोला जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, अल्टीमेट स्पीड बोल सकते हैं, द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, the speed of the light in the vacuum and divided by, this is divided by, इसको बच्चे हम किससे डिवाइड कर देंगे, the speed of the light in, the speed of the light in, the speed of the light in the आपके पास मीडियम। ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाता है, म्यू। ये हमारे पास क्या बन गया, म्यू। ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस है। Now this is a unitless dimensionless, ना तो हमारे पास इसकी कोई यूनिट है जैसे यूनिटलेस, और साथ ही साथ इसकी कोई डायमेंशंस भी नहीं। सो दिस इज डायमेंशनलेस। मेरी बात को ध्यान से समझो, इसका मतलब मेरे पास सपोज कि टीचर मुझे बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब, सपोज टीचर मुझे बोल देता है, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा सी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास, द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास, द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास। फिर समझो, द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास, म्यू ऑफ ग्लास सी डिवाइडेड बाय द speed of the light in the glass, speed of the light in the glass,
मेरी बात को समझने की कोशिश करना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान से समझ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको कैसे करेंगे? तो हमारे पास आ गया 3 × 10⁸ एंड मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लासेस 2 × 10⁸, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर आ जाएगा? 3/2। तो हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर आ जाएगा बच्चे? आपके पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर आ जाएगा? सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास आ जाएगा 3/2, और इसके साथ ना तो कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन। इस बात का भी ध्यान रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास लेके चलते, हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास लेके चलते। तो हमारे पास इससे रिलेटेड पहला कॉन्सेप्ट जो बनेगा वो ये बच्चे, क्या आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट, इनके बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? तो इनके बीच का ग्राफ कैसे बन जाएगा? तो हमारे पास यहाँ पर इनके बीच का ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। हमारे पास इसका ग्राफ बच्चे आपके पास कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जब आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, या अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो आप स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम निकाल सकते हैं बच्चे। ये दोनों चीजें इंटरचेंजेबल है। एक होशियार बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा इस बात को जानता है कि टीचर मेरे को म्यू और वी में से एक चीज पूछेगा और सी की वैल्यू तो हमें पता ही है। अब अगर हम आगे चले तो सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आता है, एंड व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? मेरे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चे आपके पास क्या आता है, ध्यान से समझना। हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चे ये आता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट never changes, never changes, never changes during the refraction, during refraction, यानी कि रिफ्रैक्शन के दौरान, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट कभी चेंज होती नहीं। तो चेंज क्या होंगी? दो चीजें आपके पास चेंज क्या होंगी? दो चीजें। एक बच्चे हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द लाइट और दूसरा वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो समझते हैं, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर बेटा जी कोई मीडियम, और इस मीडियम में यहाँ पर बच्चे आपके पास मान लेते कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट v1 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर v2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मेरे पास f है, तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी मेरे पास f ही रहेगी। और अगर यहाँ पर वेवलेंथ है λ1, तो यहाँ पर वेवलेंथ आपके पास λ2। जब लाइट आपके पास रिफ्रैक्ट करती है, आपके पास लाइट किसी मीडियम पे बेंड करती है, तो हमारे पास वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और हमारे पास यहाँ पर वेवलेंथ। फिर समझो, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और बच्चे हमारे पास वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और वेवलेंथ और आपकी वेलोसिटी, ये दोनों चीजें आपके पास चेंज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम आगे चलें तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या निकल कर है? सपोज कि मैं वैक्यूम से कंपेयर कर लेता हूँ, तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर था? मीडियम का, दैट वाज C/V। तो हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इन द वैक्यूम, so this is the wavelength in the vacuum and divided by, क्योंकि वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और लैम्डा आदित्य ये हमारे पास यहाँ पर मीडियम का है, तो ये मीडियम का आ गया। तो F से आपके पास F कैंसिल हो गया, सो म्यू ऑफ द मीडियम एक और तरीके से दिया जा सकता है, द लैम्डा इन द वैक्यूम, द लैम्डा इन द वैक्यूम एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ द मीडियम, लैम्डा ऑफ द मीडियम। ये मेरे पास एक और कंटेंट आपके पास तैयार हो गया। मेरे पास यहाँ पर एक और कंटेंट बच्चे आपके पास क्या हो गया बच्चे? तैयार हो गए कि हम कैसे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
तो यहां से एक ग्राफ और बन गया, बताओ किस किस के बीच में। तो हमारे पास अब ग्राफ बन गया बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द वेवलेंथ ऑफ द मीडियम, और ये ग्राफ आपके पास अगेन ऐसे है। एक और चीज कॉन्सेप्चुअल, हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आ गया कि म्यू इज ऑफ अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। देयरफॉर अब एक बात बताओ कि लैम्डा ऑफ द रेड बड़ी के लैम्डा ऑफ द ब्लू बड़ी बच्चे हमारे पास नेचुरल सी बात है, लैम्डा ऑफ द रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ द ब्लू, यानी कि लैम्डा रेड का बच्चा हमारे पास ब्लू से क्या बच्चे ज्यादा, और इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड कलर इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ब्लू कलर। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि अगर मेरे पास सातों कलर किसी मीडियम में से गुजरते हैं तो हमारे पास सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी डोमिनेटिंग होगी बच्चे हमारे पास, नेचुरल सी बात है ब्लू कलर की, रेड कलर की बेंडिंग कम होगी, बहुत कम होगी बच्चे हमारे पास। रीजन है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। और कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे पास डेंजर सिग्नल होते हैं वो कौन से कलर के बनाए जाते हैं, जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो हमारे पास किस कलर के बनाए जाते हैं, रेड कलर, क्योंकि ये बड़ी दूर से आपके पास विजिबल हो जाते हैं। राघव अभी तो पता नहीं बच्चे, लेकिन जो 15 सेक्टर के अंदर जो वो लगी हुई ना यूनिवर्सिटी के सामने लाइटें, पता है ना? यस सर, मैं 15 में रहता हूँ सर। 15 में रहता, जब आप 24 सेक्टर से आ रहे होते हो, 24 सेक्टर से यस सर। अब आप देखो बच्चे कि हमारे टाइम पे, पता नहीं पॉल्यूशन का क्या बच्चे वहां पर हमारे टाइम पे ये था कि वो चौक से पहले बच्चे हमें लाइटें दिखाई देने लग जाती थी कि रेड कलर है या फिर कुछ है, मतलब ठीक ठाक विजिबिलिटी होती थी। सर कितने से मीटर मतलब सर विजिबिलिटी सर अभी भी दिखती है सर, ऐसी बात अभी नहीं सर, दिख जाती है, थोड़ा अभी भी दिखती दूर होगी, जाता है सर आराम से। अभी जाए हुए मेरे को बहुत देर हो गई चंडीगढ़। ठीक है, कभी आऊंगा तो उससे भी मिलके जाऊंगा, मेरे दोस्त ठीक है काफी सर। बुला रहे मुझे, तो सर पर दिखता है सर, बहुत आराम से दिख जाता है सर अभी भी, बहुत क्योंकि आराम सर से दिखता है। क्योंकि अब यहाँ तो पर से क्वालिटी ऑफ एयर सर अभी भी सर बहुत क्लीन है बाकी सिटीज के मुकाबले। ठीक है, अभी तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह चलाएंगे। आज तो मेरे को लगता है कि आज तो 34 सेक्टर में रेड भी पड़ी है, वो उसके मास्क की रेड पड़ी है लगातार रेडें पड़ रही है वहां पर मास्क की, तो अभी तो बहुत ज्यादा वहां पर हो गया। पर ठीक है, अभी मेरे दोस्त काफी बुला रहे हैं क्योंकि मेरा मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल जो है वो चंडीगढ़ का है। मेरे दोस्त फोन करते हैं, अरे आ जा यार कभी एक दिन मिल के चला जा। मैं कोई नहीं, मैं आऊंगा, फिर बच्चे तेरे को ही मिल के जाऊंगा राघव, है ना? ठीक है सर। चलो, तो देखते हैं बच्चे, तो याद आ जाती है ना हमें चीजें कि जैसे हम जो जैसे ही जाते थे यूनिवर्सिटी स्कूटर होता था तो हमारे होते थे, हम देख लेते हैं अच्छा हो ये रेड लाइट है कोई बात नहीं। फिर यूनिवर्सिटी के 2 गेट है, पता है तेरे को? एक सर 3 है सर। 3 है, लेकिन एक पीजीआई वाला, एक ये वाला, एक इस तरफ वाला। हाँ, एक में हम स्कूल की देखते थे तरफ है रेड सर, कलर एक है, गोपाल की तरफ है। हाँ तो एक रेड कलर है, फिर हम इस वाले गेट से जो है ना जहाँ पे टीचर के क्वार्टर है वहां से गाड़ी निकाल लेते थे। चलो खैर आगे चलते हैं, इमोशनल हो जाएंगे, इसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया होना, है ना, याद आ जाना तो हमारे पास यहाँ पर, आपके पास कहाँ से कहाँ पर रेड कलर से क्या चीज याद आई और कहाँ से कहाँ पहुंच गए, बाकी बच्चों ने भी एंजॉय कर लिया। सो हमारे पास यहाँ पर म्यू जो है बच्चे लैम्डा रेड, देखो रेड है ना, तो रेड बड़ी दूर से नजर आएगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है, तो उसके ऊपर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कुछ असर नहीं कर पाएगा, ये बच्चे हमारे पास ज्यादा असर नहीं कर पाएगा, इस वजह से हमारे पास कुछ ऐसा होता है। अब बात करते हैं आगे की तरफ, ये पॉइंट भी चलो मुझे समझ में आ गया। अब बात बच्चे करेगा बच्चा कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द, जो कि बच्चा हमारे पास अफेक्ट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारे पास ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट कर सकते हैं? नेचुरल सी बात है बच्चे, पहली चीज तो बच्चे हम बोलेंगे नेचर ऑफ मटेरियल, कि भाई नेचर भी तो देखो आप, नेचर ऑफ द मटेरियल। हम बोलते हैं एक आदमी पिटा, क्यों पिटा? बोले जुबान तो देख उसकी इतनी लंबी है, गालियां देता है ना, तो पिट गया। तो ऐसे बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, भाई कौन कंट्रोल करेगा? पहले तो बोले नेचर देख भाई इसकी,
डेंसर है, पानी है, रेयरर है, कैसा है बच्चे? देखो ऑप्टिकल तो समझ में आता है, ये देखो ये आपके पास क्या बच्चे, आपके पास ये रेयरर मीडियम, बड़े आराम से हाथ घूम सकते हैं। और बच्चे हमारे पास अब ये अगर मैं उठा लूंगा तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, डेंसर। अब इसमें मेरा हाथ घूम नहीं सकता, तो इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा बाउंड है बच्चे आपके पास। तो नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा बच्चा हमारे पास टेम्परेचर। अब बच्चा बोलता है सर टेम्परेचर कैसे, मैं बताता हूँ बच्चे। एक चीज है ना बच्चे, जब हवा गर्म होती है तो वो रेयरर हो जाती है, और जब हवा ठंडी होती है तो डेंसर हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि हवा जब डेंसर हो जाती है तो क्या हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स की, ठंडा होने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत बच्चे आपके पास कम होगी। मॉलिक्यूल बता चल यार जान दे कोई बात नहीं। हाँ राघव बोल बच्चे। सर जैसे कि सर कोई कमरा है सर, जैसे कि कमरे में सर गर्म हवा ऊपर उड़ती है सर और ठंडी नीचे आती है, तो सर उसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता होगा। हाँ बच्चे देखो आप कमरा, क्योंकि बहुत छोटी डोमेन है राघव, तो यहाँ पर ऑप्टिकल इल्यूजन्स पैदा होने थोड़े मुश्किल होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन हाँ मान लिया जाए बच्चे, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ बच्चे, अगर आप पेट्रोल कभी भरवाने गए हो, कौन से सेक्टर से भरवाते हो पेट्रोल? सर वो तो पापा देखते सर पापा मेनली देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइम पापा के साथ जाना है, और जब पेट्रोल आपके पास वहां पे भर रहा हो, तो बच्चे देखना कि पेट्रोल जहां से भरा जाता है वहां से कुछ ऐसा पानी जैसा निकलता हाँ, थोड़ा सा मतलब वो ज्यादा स्मोक मतलब एक वो है, आता ऐसा है लगता है कि मतलब पीछे का बैकग्राउंड हिल रहा है। बाकी सब बच्चों ने भी देखा होगा ब्लर जिनके होता है पास सर भी थोड़ा सा। गाड़ियां हैं, है ना। नीतिका नीतिका बोला सर साढ़े गोल भी गड्डियां हैगी हैं, जी गाल नहीं हैगी। तो हमारे पास वो जो पानी जैसा निकल रहा है वो बेसिकली हमारे पास क्या है कि जो पेट्रोल है वो बड़ी जल्दी क्या हो जाता है बच्चे, वेपराइज हो जाता है, वोलेटाइल है। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के मुकाबले थोड़ा हल्का है, कभी तो उड़ रहा है, तो आप समझ जाओ कि उस जगह पे वो रेयरर बन जाता है। चल इसको भी छोड़, ओके मान सर। लिया जाए कि तेरी गाड़ी जो है बच्चे कहीं पे पार्किंग पे लगी हुई है। कभी तू ध्यान से देखना कि अगर धूप में तेरी गाड़ी खड़ी हो और तू गाड़ी की छत पे देखना बच्चे, तुझे ऐसा लगेगा कि कुछ आपके पास ऐसा हिलता हुआ सा नजर आएगा। कभी ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हिल रहा है कुछ इसके ऊपर से। तो बेसिकली बच्चे हमारे पास उस वक्त उसके कांटेक्ट में जो हवा है, क्योंकि तो गाड़ी मेटल की होती है, वो गर्म होके बच्चे ऊपर उठ रही होती है और वो रेयरर बन चुकी होती है। तो उससे जो पीछे वाला बैकग्राउंड है वो आपको हिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हवा हिलती हुई ऊपर जा रही है। होप सो आपने कभी आपने हीटर के पास देखा, कभी ऐसा आपने, कभी आपने इसको किसी गैस के चूल्हे के ऊपर देखा है, जब खाना बन रहा हो तो मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि पीछे वाला बैकग्राउंड पानी की तरह हिल रहा है, कभी कभी ऑब्जर्व किया हो बच्चे तुमने? यस सर। तो वो चीज बच्चे हमारे पास बताती है कि हवा जो है वो रेयरर हो चुकी है और वो ऊपर उठ रही है, और जो हवा डेंसर है वो नीचे की तरफ को है। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। चलो आगे चलते हैं। तो टेम्परेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कमजोर कर देता है, बढ़ा भी देता है बच्चे। यानी कि इस बात को ध्यान में रखना कि मेरे पास लो टेम्परेचर हो और मेरे पास यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो। लो टेम्परेचर बच्चे हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम कर देता है और हाई बच्चे आपके पास बढ़ा देता है। तो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बच्चे इंक्रीज कर देता है और हाई बच्चे आपके पास क्या कर देता है, लो कर देता है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? सो दीज आर दी फैक्टर्स। अभी एक और फैक्टर है वेवलेंथ। ऑफ कोर्स बच्चे हमारे पास वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट ये भी देखा बच्चे हमने कि वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या करती है बच्चे हमारे पास। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमारे पास बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको आपके पास क्या कर देती है, चेंज कर देती है। तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट हमारे पास यहाँ पर बच्चे आपके पास क्या कर देती है, इसके फैक्टर्स को क्या कर देती है बच्चे, आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करने की कोशिश करती है। और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे बच्चे प्रेजेंस ऑफ अदर मटेरियल्स। सो वी हैव द प्रेजेंस ऑफ अदर, आपके पास अदर मीडियम के बच्चा हमारे पास जो दूसरे मीडियम्स है जो आसपास प्रेजेंट है, वो भी बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं बच्चे, अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 चीजें जो किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर सकते हैं, चेंज। तो मेरा पहला क्वेश्चन और पहला कॉन्सेप्ट यही है बच्चे, क्या आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है, न्यूमेरिकल इस पे क्या आएंगे, 2 ही तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। अगर म्यू दे रखा है, स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम निकाल दो, स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम गिवन है तो आप वहां पर बच्चे म्यू निकाल दो। या वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है
तो आप म्यू को निकाल दो, या म्यू गिवन है तो उस मीडियम के अंदर वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगी ये मुझे बता दो। ये बहुत नॉमिनल से क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा कर सकता है। तो अब बच्चे हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ को जाते हैं, और मेरा कॉन्सेप्ट बच्चे यहां पर आ जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मेरा यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, वी हैव द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा आपके पास सोचने वाली बात है। सो ये बच्चे बेसिकली एक रेशियो, द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम टू द अनदर। तो इसकी डेफिनेशन तो आएगी नहीं आपको, सीधा सीधा बच्चे आपको इसके ऊपर कंसेप्चुअल पॉइंट आएगा। हमारे पास जैसे कि अगर मेरे पास आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, refractive index of medium A, of the medium A, of the medium A with respect to medium B, with respect to the medium B, with respect to the medium B. So the refractive index of the medium A with respect to the medium B. तो हमारे पास इसको कैसे लिखा जाता है, दिस इज म्यू ए डिवाइडेड बाई बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू बी, म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू बी। और सर अगर बी विद रिस्पेक्ट टू ए होता तो म्यू बी अपॉन म्यू बी। तो विद रिस्पेक्ट टू का मतलब कुछ ऐसा होता है। तो अगर मैं इसका कोड वर्ड में लगाऊं, इसका सिंबल क्या होगा, म्यू बी आपके पास यहाँ पर ए, इसको दिमाग में रखिए, ऐसा भी आपके पास सिंबल हो सकता है। तो ये बच्चा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कई किताबें अलग अलग तरह का सिंबल भी यूज कर लेती है। हमारे पास कई किताबें ऐसा सिंबल भी यूज कर लेती हैं, आपके पास ऐसा कि आपके पास म्यू, आपके पास ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आप बच्चे इसके अंदर से कोई एक सिंबल उठा लें और उस सिंबल के ऊपर काम करना बच्चे आप स्टार्ट कर दें। तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम with respect to the another medium. तो refractive index of the one medium with respect to the another medium. तो A with respect to B conceptually अगर मैं आपको बोलूं तो म्यू A upon म्यू B का मतलब क्या आ जाएगा, so this will be speed of light in the medium B divided by speed of light in the medium A. मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम बी, देखो इनवर्सली टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम ए, और दिस इज लैम्डा बी, और बच्चे हमारे पास लैम्डा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये अब आपके पास क्या हो गया, फॉर्मूला तैयार हो गया। ये अब आपके पास ऐसा फॉर्मूला है जिसके ऊपर टीचर क्वेश्चन पूछेगा। कैसे, हमारे पास यहाँ पे टीचर क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान से समझना। हमारे पास यहाँ पे टीचर बोलता है कि अगर म्यू ए सपोज 3/2 है, म्यू बी अगर बच्चा हमारे पास 4/3 है, समझो, और लैम्डा इन द मीडियम ए 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो मुझे लैम्डा ऑफ बी निकाल कर बताना। तो मुझे लैम्डा ऑफ द बी निकाल कर बताना। अब बताओ कैसे बताओगे, तो म्यू आपके पास ए डिवाइडेड बाय म्यू बी, तो म्यू ए बाय म्यू बी इज इक्वल टू लैम्डा बी अपॉन बच्चे आपके पास लैम्डा। तो हमारे पास यहाँ पर 3/2 और दूसरा बच्चा हमारे पास 4/3, और आपके पास लैम्डा बी तो निकालना है, और लैम्डा ए, तो लैम्डा ए कितने के बराबर है बच्चे हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, ये ऊपर चल के 9 नीचे 8 इनटू बच्चा हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम, एंड दिस इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा बी। और हमारे पास नीचे कितना आ गया, अब समझो बच्चे आपके पास, तो ये बच्चे हमारे पास नीचे आ गया 4 और ऊपर कितना आ गया बच्चे हमारे पास 3000, और भी कैंसिल हो सकता है। हमारे पास इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 और बच्चा हमारे पास 2 तो 50 आ जाएगा। तो हमारे पास 7 50 और 9 तो 0 5 और ये बच्चा हमारे पास 4 63 + 4 तो आपके पास 67। तो हमारे पास देयरफॉर द लैम्डा इन द बी मीडियम विल बी 6750 एंगस्ट्रॉम। स्तुति बेटा क्लियर है वाली चीज, स्तुति ये क्लियर है, मेगा राघवी ये क्लियर है बच्चे हमारे पास, रक्षित
रक्षित सलोनी, रक्षित। यस ओके सर। ठीक है बेटा, ये ठीक है। रक्षित मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा अभी डॉक्टर के पास गया था, क्या बोलते डॉक्टर? कुछ नहीं, वो अभी मतलब थोड़ी रिकवरी है, पहले से बेटर है, बट थोड़ी नहीं ज्यादा कर बेटा, ऐसे थोड़ा, थोड़ी से काम थोड़ा चलता है। डॉक्टर बोलो थोड़ी नहीं पाजी, मैंने सारी दो मेरे को रिकवरी, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो अभी हड्डियां वगैरह जुड़ गई हैं बच्चे सारी? कंप्लीटली नहीं सर, अच्छा, मैं आके मैं मतलब आके मैं आके मुक्का मारूं उसके ऊपर, जुड़ जाएगी। ऐसे जोड़ देता हूँ। रक्षित ने बोला सर ये क्या मजाक ट्राई कर कर रहे सकते हो? हैं। ये तो आप गलत मजाक कर रहे हो। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, मतलब कि कितना और कितना टाइम लगेगा बच्चे? मतलब सर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, तो उस हिसाब से डॉक्टर ने कहा कि मतलब लग ही जाएगा कंप्लीटली जुड़ने में, तो साल 1.5 साल लग जाएगा। कोई बात नहीं, तो वो अभी पेन होती है? बीच बीच में मतलब कोई सर्टेन मूवमेंट करते हुए अच्छा, दर्द हो और जाती है। बॉडी वेट कितना चला गया? 80+ चल गया। हाँ तो उसका भी ध्यान रखना बच्चे, ठीक है? अब उसका ध्यान रखना, क्लियर? हाँ तो जी अभी सर। उसका ध्यान रखना, और सभी बच्चे भी अपना अपना ध्यान रखो, कोई बात नहीं। जैसे मैं रक्षित से मजाक कर रहा था, भाई किसी की हड्डी उड्डी दर्द करती है तो मुझे बुला लो, कोई बात नहीं। मौका मार के ठीक कर देंगे हम। तो हमारे पास यहाँ पर ये बच्चे ध्यान रखो आप, मतलब कि सभी बच्चों से बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो बच्चे बोर्ड की क्लास है, अपना ध्यान रखो, फोकस रहो। कोई बात नहीं बच्चे, देखो किस्मत ऐसी चीज होती है बच्चे हमारे पास, कि स्लो चलने वाला बंदा भी को भी कुछ हो सकता है, और तेज चलने वाला बच सकता है, ठीक है? तो लेकिन अपने आप को नॉर्मल रखो, ठीक है? कोई सारी चीजें बहुत बहुत ध्यान रखो अपना, आप सबसे पहले अपना ध्यान रखो। तो अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर, और कंसंट्रेशन बनाओ, कंसंट्रेशन बनाओ, मतलब कि अगर मान लिया जाए कि कोई बच्चा कहता है कि सर मेरे को ना लगातार फिजिक्स नहीं पढ़ी जाती, कोई बात नहीं, आप बच्चे टाइम चेंज कर करके पढ़ते रहो, और मशीन नहीं हो तुम। पहले एक बात बता दूं, तुम मशीन नहीं हो भाई। और तुम में से कोई बच्चा ये बोलता है कि मैं सर 6 घंटे पढ़ता हूँ लगातार, झूठ बोलते हो तुम। 6 घंटे कोई नहीं पढ़ता है, मशीन नहीं हो तुम। आराम से बच्चे अपना काम करो, और बीच बीच में ब्रेक लेते रहो। तुम बिल्कुल ये एडवेंचर करना ही नहीं। और जैसे एक बच्चा आज मुझे मिला, कहता सर मेरा स्कूल में पेपर था, मैं रात को 12 बजे से सुबह 7 बजे तक पढ़ता रहा। मैं फिर क्या हो गया? कहता सर पेपर अच्छा नहीं हुआ। मैं बोला इसलिए अच्छा नहीं हुआ, तो लगातार पढ़ा, लगातार चेंज करते रहो। मतलब कि अगर आपको कंसंट्रेशन की दिक्कत है, तो बच्चे फिर एक सब्जेक्ट को 1 घंटे से भी कम टाइम के लिए पढ़ो, 50 मिनट पढ़ो, छोड़ दो कोई बात नहीं, 10 मिनट फिर ब्रेक दो, 15 मिनट फिर बच्चे आपके पास पढ़ो, फिर पढ़ो। और कंसंट्रेशन अच्छी है, एक टाइम के आप पर आप एक सब्जेक्ट को काफी देर तक पढ़ सकते हो, इस बात को दिमाग में रखना। चलो आगे चलते। तो मेरे पास यहाँ पर मुझे पता लग गया, मतलब कहानी का कुछ हिस्सा मुझे पता लग रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की कोई बला है, कोई ऐसी चीज है कि भाई जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ में चेंज आता है, और जब उसमें आपके पास चेंज आता है किसी भी तरीके से, तो लाइट जो होती है वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। लेकिन अभी भी कहानी का एक हिस्सा बचा हुआ है, कि मुझे चलो सर समझ में आ गया कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, एक का ज्यादा, एक को हम डेंसर बोलते हैं कि पर लाइट कैसे बेंड करेगी और कहाँ बेंड करेगी, क्या कोई रूल है? तो यस देयर इज अ रूल। उस रूल को बच्चे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम आपकी छोटी क्लास की नॉलेज को चेक कर लेते हैं। तो आप जब नन्हे मुन्ने बच्चे थे, तो आपको छोटी क्लास में एक बात सिखाई जाती थी कि हमारे पास दो मीडियम है, और ये बच्चे हमारे पास नॉर्मल है। दो मीडियम है और हमारे पास ये नॉर्मल। ये आप जब छोटे छोटे बच्चे थे तब आपको सिखाया जाता था कि हमारे पास यहाँ से लाइट आपके पास पहुंच गई, और ऊपर मेरे पास रेरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब किस किस बच्चे ने ये पढ़ा हुआ है? पहले तो ये पता होना चाहिए, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो धोखा हुआ है तुम्हारे साथ। और हमारे पास यहाँ पर ये लाइट अगर ऐसे पहुंच गई, ये ऊपर अब डेंसर मीडियम है, तो लाइट अब सीधा जाने के बजाय इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमारे पास है क्या क्या, तो पहले देख लेते हैं बच्चे। ये जो आपके पास सीधी वर्टिकल लाइन है, ये हमारे पास क्या आगे बच्चे? नॉर्मल आ गए। सो दिस इज नॉर्मल, ये बच्चे हमारे पास नॉर्मल। ये बच्चा हमारे पास क्या आ गई? नॉर्मल आ गई।
सो दिस इज नॉर्मल। ठीक है राजा। ऊपर बच्चे हमारे पास यहाँ पर रेरर मीडियम है, ये आपके पास म्यू आर आ गया आपके पास, ये हमारे पास म्यू आर आ गया, और नीचे बाउंड्री के नीचे बच्चे हमारे पास डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी आ गया, और लाइट हमारे पास यहाँ से इंसिडेंट है, ये आपके पास इंसिडेंट है, और लाइट बच्चे हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्टेड है, ये लाइट आपके पास रिफ्लेक्टेड, लाइट आपके पास क्या कर गई, नाउ दिस लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये बच्चा हमारे पास बेंड टुवर्ड्स आपके पास क्या आ जाता है नॉर्मल, दिस बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड कर जाती है बच्चे टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट कहां से कहां चलती है, रेरर से डेंसर की तरफ, रेरर से डेंसर, और लाइट अगर हमारे पास डेंसर यानी कि म्यूडी, यानी कि म्यूडी से हमारे पास रेरर यानी कि म्यू आर की तरफ को अगर चलती है, ये लाइट हमारे पास यहाँ चल रही है, ये लाइट आपके पास यहाँ चल रही है, दिस इज ए इंसिडेंट, ये बच्चा हमारे पास इंसिडेंट है, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्टेड है, दिस लाइट इज रिफ्लेक्टेड। तो लाइट बच्चा हमारे पास जैसे ही आपके पास यहाँ से यहाँ पर चलती है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो दिस बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, this bends away from the normal, away from the normal, away from the normal, so this bend away from the normal, ये बच्चे हमारे पास बेंड कर जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो फिर हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी मजेदार चीज आती है, हमारे पास यहाँ पर ये लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, पाई, जिसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आई का मतलब एंगल of incidence, this is the angle of incidence, और यहाँ पर रिफ्रैक्टेड लाइट दूसरे मीडियम में आपके पास आर एंगल बना रही है, जहां पर बच्चे हमारे पास आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। अब एक बात बताओ, रेरर मीडियम के अंदर रिफ्रैक्शन का एंगल बड़ा बन रहा है और इंसिडेंस का एंगल भी बड़ा बन रहा है ना, समझ रहे हो। हमारे पास रेरर मीडियम में इंसिडेंट लाइट जो होती है बच्चे, वो डेंसर मीडियम के मुकाबले ज्यादा बड़ा एंगल बनाती है। देखो समझो, यहाँ पर जब ये इंसिडेंट थी तब भी बड़ा एंगल था, रेरर मीडियम में जब रिफ्रैक्शन आया तो भी नॉर्मल के साथ एंगल बड़ा बन रहा, और डेंसर मीडियम के अंदर लाइट नॉर्मल के साथ, डेंसर मीडियम के अंदर लाइट नॉर्मल के साथ क्या बना रही है, रेरर मीडियम के मुकाबले बड़ा एंगल कि छोटा एंगल, तो आप बोलोगे सर छोटा एंगल। और इसी चीज को एक साइंटिस्ट ने पकड़ा, समझा, जाना, और उन्होंने एक लॉ दिया विच इज नोन एज टू बी द स्नेल्स लॉ। तो हमारे पास उन्होंने एक बहुत अच्छा लॉ दिया, जो लॉ बच्चे आज तक जेई एडवांस तक के एग्जाम में पूछा जाता है, स्नेल्स लॉ। अब आगे की जितनी फिजिक्स चलेगी अप टू बच्चे आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो बच्चे स्नेल्स लॉ पे चलेगा। मुझे स्नेल्स लॉ या तो आता है या नहीं आता है, ऐसे दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिनको स्नेल्स लॉ आता है या बिल्कुल नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि सर मैं सीख लूंगा, आता है तो मतलब आता है बच्चे, ऐसा नहीं है कि सर नहीं सर मैं भूल गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये भूलने वाला लॉ है ही नहीं बच्चे हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर लॉ ऑफ आपके पास बने रिफ्रैक्शन, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वैसे लॉ ऑफ आपके पास क्या आ जाता है, रिफ्रैक्शन। हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चे हमारे पास नंबर 1, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नंबर 1, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें बिल्कुल सिंपल सी बात कहता है, बिल्कुल सिंपल सी बात। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चे हमें ये कहते हैं, law of refraction, according to this refraction, the incident, the refracted and the normal, the refracted and the normal, and the normal, and the normal all lies on the same plane, all lies on the same plane, all lies on the same plane। ये बच्चे हमारे पास सबके सब एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। और दूसरा विच इज ऑफ कोर्स दी स्नेल्स लॉ, जो कि ऑफ कोर्स मेरे पास यहाँ पर स्नेल्स लॉ है।
ये लॉ बच्चे हमें क्या कहता है, बड़ी सिंपल सी बात बच्चे, ये हमें कहता है बच्चे, बड़ी सिंपल सी बात। स्नेल्स लॉ बच्चे हमारे पास यहाँ पर हमें ये समझाने की कोशिश करता है बच्चे कि हमारे पास अगर मान लिया जाए हमारे पास स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, समझो बच्चे, हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ, अब देखना, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, द प्रोडक्ट ऑफ द, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the medium with, इसके साथ बच्चे, with the angle of ray, angle of the ray with normal, with बच्चे आपके पास normal remains constant, ये बच्चा हमारे पास कांस्टेंट रहता है, ये प्रोडक्ट आपके पास क्या रहता है बच्चे, कांस्टेंट। तभी तो बच्चे देखो इसका मतलब क्या हो गया, म्यू इनटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया बच्चे, कांस्टेंट। तभी तो बच्चे, तभी तो जब म्यू बढ़ेगा तो साइन थीटा छोटा हो जाएगा, लॉजिकली सोचो, और अगर म्यू छोटा होगा तो साइन थीटा बड़ा होगा, और यही लॉजिक बच्चे हमारे पास यहाँ पर लगाया जाता है। जो भी बच्चे हमने ऊपर किया उसको हम ब्रीफ के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्नेल्स लॉ, कि मेरे पास यहाँ पर एक मीडियम है, ये लाइट बच्चे आपके पास गई नॉर्मल के साथ, और ये बेंड कर गई बच्चे टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब साफ पता लग रहा है बच्चे कि ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, नॉर्मल आ गया। नाउ मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई बच्चे, नॉर्मल आ गई, ये देखो, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, नॉर्मल आ गया, ठीक। सो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल आ गया, ये आपके पास आ गया आई, और ये बच्चे हमारे पास आ गया आर, और ये बच्चे आपके पास लाइट जा रही है और यहाँ से यहाँ पे। अब ये मेरे पास है म्यू रेरर, और ये बच्चे आपके पास म्यू डेंसर। तो हमारे पास म्यू रेरर इनटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू डेंसर इनटू साइन ऑफ आई। मेरी बात को समझो, जब मीडियम डेंसर बड़ा हो गया तो साइन आर छोटा हो जाएगा, और जब म्यू आर बड़ा हो जाएगा, जब म्यू आर बड़ा हो जाएगा बच्चे, तो साइन ऑफ आई बच्चे हमारे पास यहाँ पर। तो हमारे पास बच्चे ये बात हमको समझना कि रिफ्रैक्टिव म्यू डी बड़ा तो साइन आर छोटा, म्यू आर छोटा तो साइन आर बड़ा, साइन ऑफ आई बड़ा, सॉरी। और अगर मेरे पास लाइट, देखो समझो, अगर मेरे पास यहाँ पे लाइट इसी तरीके से, ये नॉर्मल है, समझना बेटा, और मेरे पास ये लाइट यहाँ पर ऐसे पहुंच रही है, तो ये लाइट आपके पास इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो, ये मेरे पास म्यू डेंसर है, और आपके पास यहाँ पर ये एंगल मेरे पास आ गया, अब ये आई आ गया, एंड दिस इज एंगल मेरे पास यहाँ पर आ। तो अब मेरे पास म्यू आर बड़ा हो गया तो साइन ऑफ म्यू आर छोटा हो गया, सॉरी। तो आपके पास यहाँ पर जो आर है बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास बड़ा हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो हमारे पास यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, म्यू डी, आपके पास साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन ऑफ। तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया, आपके पास स्नेल्स, ये बच्चा हमारे पास स्नेल्स लॉ। तो बड़ी सिंपल सी और कन्वीनियंट सी चीज है बच्चे, जिसको कोई भी बच्चा समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक। चलिए बच्चे, सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और होप बहुत इसको आपको याद करना पड़ेगा, और जैसे आप इसको याद करोगे तो आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको याद करना और इसको समझना है, सीखना है। तो कल हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बाकी की चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। आज ओलंपियाड भरने की लास्ट डेट भी है। नितिका, बायो का तूने भरना बेटा, मुझे नहीं पता कैसे भरेगी। वेबसाइट है IAPT. आपके पास IAPT वाली साइट है, ठीक है। तो आज लास्ट डेट है, जो भी बच्चा भरना चाहता है भर जाए। तो क्योंकि कई बच्चे हैं जिनको लगता है कि मुझे भाई भरना चाहिए और देखना चाहिए कि रैंक कहाँ पे लाई करता है। चलिए बच्चे, बाय बाय।